अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस क्लास में हम लोग आपके क्लास 10th के जो मैथ का आपका चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसे आप हिंदी में कहते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझेंगे। आज की इस क्लास की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सभी प्रश्न वही है जो हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न, अर्थात कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो सोचेंगे कि हम लोग 3 चैप्टर का क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि पीछे मैं 1 चैप्टर और 2 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चर्चा कर लिए हैं। देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैथ के सेक्शन में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने बताया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्रों के लिए उपयोगी है। उसके साथ साथ इससे बाहर कोई भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा, इतना टाइप का प्रश्न यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो। पहले नंबर प्रश्न की शुरुआत हो रहा है, कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6, और यहाँ पे समीकरण दिया है कि अनगिनत हल होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले आप छात्र अपना प्रश्न देख सकते हैं, अर्थात कि यहाँ पे 2 समीकरण दिया गया है। पूछ रहा है एक के जो दिया गया, इस के का किस मान के लिए समीकरण के अनगिनत हल होंगे। जो आपका ये चैप्टर 3 है, इसमें जो आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते होंगे तो चैप्टर 3 शुरू होने से पहले ऐसा एक चार्ट बनाकर बताया गया कि कब अनगिनत हल होंगे, कब अद्वितीय हल होगा, कब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। इसे आपको याद रखना है, इसी पे पूरा इस चैप्टर का थ्योरी है। यदि जो स्टूडेंट इसको याद कर जाता है तो उसको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही गलत होगा, क्योंकि सारा थ्योरी इसी पे, तो इसको आपको याद कर लेना है। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को समझते हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही ऐसा प्रश्न आए एग्जाम में कि अनगिनत हल होंगे, तो अनगिनत हल कब होते हैं, इसके लिए a1/a2 आप याद किए होंगे, तो आपको याद होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर जब होता है c1/c2। जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपके अपरिमित रूप से अनेक हल, अर्थात कि अनगिनत हल होते हैं और आलेख रेखाएं संपाती होती है। तो चलिए अब चेक करते हैं कि वास्तव में बराबर है कि नहीं। अब आप कहिएगा सर a1 का मान कहां से मिलेगा, तो देखिए a है हमारा समीकरण 1 और a है हमारा समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 में x के पहले दिया रहता है वो a1 का मान होता है। ध्यान से समझ लीजिए, आज से आपको दिमाग में फंडा क्लियर रखना है कि जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 में जो x के पहले जो भी अचर राशि दिया रहेगा वो a1 का मान होगा। तो समीकरण 1 में देखिए x के पहले क्या दिया है सर, 4 दिया है, और a2 तो जो समीकरण 2 में x के पहले होगा तो क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बराबर b1/b2। b1 क्या होगा, तो जो समीकरण 1 हम माने हैं उसमें y के पहले जो रहता है वो b1, तो यहाँ पे y के पहले क्या है सर, तो k है। और जो समीकरण 2 में y के पहले रहेगा तो b2, तो y के पहले देखेंगे क्या है, तो ये मत कहिएगा 4 है, कितना है, -4 है, और बराबर होगा c1/c2। तो जो समीकरण 1 में कांस्टेंट रहता है वो c1, जो समीकरण 2 में कांस्टेंट रहेगा वो c2। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस 6 को इधर भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। अब इधर भेजेंगे, कब भेजना जरूरी होता है, जब यहाँ पे a जो 3 दिया है a इस साइड रहता तब हम इसको भेजते, लेकिन जब दोनों एक साइड है तो भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों जाके माइनस होगा, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, c1 कितना है 6 और c2 कितना है 3। ये हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे उसी तरह रहेगा k/-4, और ये भी कट के कितना हो जाएगा हमारा 2। तो अब देखिए हमको जब यहाँ पे सवाल में कहा था कि अनगिनत हल होना चाहिए, परिमित रूप से निकल हम कंडीशन याद किए कि जब ये तीनों बराबर होगा a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तभी अनगिनत हल होंगे। तो यहाँ पे 2 है, ये तो बराबर है, तो इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो इसको 2 लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 है तो लाजमी है यहाँ पे 8 होगा, लेकिन सर जब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -8। तब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 और 2 बराबर हो गया, तो आंसर क्या हो गया, -8। तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को समझे होंगे, और परीक्षा में ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो ऐसे ही लॉजिक क्लियर करके फंडा एक क्लियर रखना है, तभी मैथ में 100 में 100 आएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो तो k का मान कितना होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन हो, अर्थात कि एक हल हो। फिर मैं बोला वो चार्ट आप
आपको याद होना चाहिए। फिर मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि किस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, इसको बाबू आपको रट जाना है। भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को तो हम लोग पहले यही रटाते हैं, क्योंकि इसके बिना आप इस चैप्टर का कोई प्रश्न नहीं बना सकते हैं। तो अद्वितीय हल कब किस कंडीशन में होता है, तो कहिएगा सर जब a1 बटा में a2 बराबर नहीं है b1 बटा में b2। इतना अगर आपको क्लियर है तो आपका मैथ में समझिए 100 में 100 आने जा रहा है, अगर सभी प्रश्न का अभ्यास करते हैं तो जब ये कंडीशन हमारा फुलफिल होगा तभी समीकरण का अद्वितीय हल होगा। a1 का मान कहां से मिलेगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें a1 का मान कौन होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लिए समीकरण 2, समीकरण 1 में x के पहले होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि a1 का मान कितना है, तो कहिएगा सर इसमें तो x के पहले कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। और यहाँ पे a2 का मान तो जो समीकरण 2 में x के पहले होगा, तो यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है 3 है, और बराबर नहीं कंडीशन होना चाहिए तभी अद्वितीय हल होगा। फिर मैं कहूंगा b1 तो जो समीकरण 1 में y के पहले तो कितना दिया है, 2 नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है, -2। b2 तो जो समीकरण 2 में y के पहले होगा तो कितना दिया गया है, k। अब देखिए यहाँ पे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप जानते हैं ऐसे कंडीशन में तिरछा तिरछी गुना होता है, तो k में 1 से गुना कीजिएगा, कैंची वाला गुना, तो k बीच में दिया गया है बराबर नहीं, तो बराबर नहीं। -2 में 3 से गुना करेंगे -6। बस कितना आसान प्रश्न था, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। k बराबर -6 आपको ढूंढना है, कहां दिया है, k बराबर नहीं है -6, तो यही आंसर होगा। ये आपको नहीं टिक करना है, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ लिए होंगे, परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल भी कह रहा है कि युग्म समीकरण इतना तथा इतना का है, अर्थात कि इस समीकरण के कितने हल होंगे, आपको बनाना नहीं है, सीधे आपको बता देना है कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा a1 बटा a2, फिर हमको निकालना पड़ेगा b1 बटे में b2। अब देखिए a1 बटा a2 निकालेंगे, b1 बटा b2, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब हम c1 बटा c2 निकालेंगे, अगर नहीं होगा तो यहीं पे हम रुक जाते हैं। तो अब चलिए आप समझदार हो चुके हैं, a1 का मान बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि इसमें a1 का मान क्या है। हमने इसको मान लिया समीकरण 1, हमने इसको मान लिया समीकरण 2। तो जो समीकरण 1 में x के पहले वो a1 कुछ नहीं है सर, तो कितना है, a1 1 है। समीकरण a2 जो समीकरण 2 में x के पहले कितना दिया गया है, 2 है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि b1 हमको चाहिए, तो b1 जो y के पहले रहता है समीकरण 1 में तो 2 है, b2 जो y के पहले वो समीकरण 2 में तो कितना है, 4 है। ये भी कट के हो गया कितना हमारा 1 बटा 2। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया, a1 बटा a2 और बराबर है b1 बटा b2। तो जब यहाँ पे बराबर आ जाएगा तब आपको क्या निकालना पड़ेगा, c1 बटा c2। तो चलिए c1 बटा c2 भी फाइंड करते हैं, जो कांस्टेंट होगा। फिर देखिए दोनों बाहर है तो इसको भीतर भेजने की इस साइड बराबर की इस साइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। c1 बटा c2 तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे c2 दिया गया है 8, कटाएंगे कितना हो जाएगा सर, 1 बटा 2 हो जाएगा। अर्थात कि यहाँ पे क्या संतुष्ट करेगा, बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 1 बटा 2। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो अभी हम लोग पढ़े थे जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात कि अनगिनत हल होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह आपको लॉजिक लगाकर एक एक प्रश्न को सॉल्व करके मैथ में शानदार रिजल्ट लाना है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या होगी। कि एक हम खींच रहे हैं, दो समीकरण दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है और उसको हम लोग आलेख रेखा खींच रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रहा है, अर्थात कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तब कह रहा है उसके कितने हल होंगे। तो अब यहाँ पे भी वही फंडा है कि आप जानते होंगे, आप कहिएगा सर हम पढ़े हैं कि जब प्रतिच्छेदी रेखा कब होता है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। उसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इस कंडीशन में आपका सिर्फ एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए ऐसे प्रश्न भी आपको गलत नहीं करना है परीक्षा में। 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। बड़ा शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि इस समीकरण का हल बताना है, हल करके एक्स वाई का मान बताना है। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर 3 में तमाम विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन, ग्राफीय, किसी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग उसी विधि का प्रयोग करेंगे जिसे सबसे आसानी से बन जाए। और यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा विलोपन विधि इसके लिए काफी सूटेबल बैठ रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको तभी हल करना चाहिए जब आप सभी चैप्टर को पढ़ लिए। अगर
अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा, विलोपन, प्रतिस्थापन, कोई भी थ्योरी फंडा क्लियर नहीं होगा तो मैथ नहीं बनेगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं कि मुझे ये चैप्टर क्लियर नहीं है, हम लोग वो चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि मैथ बिल्कुल आसान, अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आपका 100 में 100 आता है तमाम छात्रों का मैथ में। हमने क्या चर्चा किया कि यहाँ पे हमको जब दिखाई दिया कि 3x बराबर है, तो जब एक भी कोई भी चर बराबर हो तो वहां पे विलोपन विधि सबसे सूटेबल बैठता है। विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए इसको हम मानेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। लेकिन सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, तो इसको जोड़ेंगे तो फिर ये कटेगा नहीं, विलुप्त हमको करना है विलोपन विधि में, तो इसलिए हम इसको समीकरण 1 - 2 कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सभी चीज लिखना जरूरी नहीं है, तो ऊपर हम लिखेंगे समीकरण 1 3x - y बराबर 0, नीचे हम लिखेंगे समीकरण 2 3x + 5y बराबर 36। हमको माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बताया कि इसको घटा रहे हैं, प्लस का उल्टा माइनस, यहाँ पे भी प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। यहाँ पे सर 3x प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, तो 5y भी अब माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये जुट के हो जाएगा -6y, और यहाँ पे हो जाएगा -36। माइनस से माइनस कैंसिल, अर्थात कि y बराबर, तो 6 से 6 भी 36 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6। y का मान हमने निकाल लिया 6। अब y का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आप किसी भी समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, तो x का मान आ जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 दिया है 3x - y बराबर 6, तो 3x हमारा उसी तरह रहेगा, y के जगह पर हमने रख दिया 6, यहाँ पे 0, या x = यहाँ पे -6 है तो इधर +6, यहाँ पे देखिए 3 गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ पे कट के हो गया y बराबर 2, और यहाँ पे y बराबर नहीं, हम लोग y निकालेंगे, यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 2। अब देखिए हमने कितना आसानी से निकाल लिया x और y का मान, x बराबर 2, y बराबर 6। देखेंगे किस में दिया गया है, तो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके अपना 1 नंबर फिक्स कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर प्रश्न, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का संपाती रेखाएं प्रदर्शित होगी। कह रहा है कि ये समीकरण दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए के दे दिया है, तो के का आप वैसा मान बता दीजिए जिससे इसको हल करके हम अगर ग्राफ खींचे तो संपाती रेखा है, संपाती रेखा मतलब ग्राफ पे एक रेखा के ऊपर एक रेखा आ जाए। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जब संपाती रेखा आता है तो उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और अपरिमित रूप से अनेक हल के कंडीशन में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं फिर a1/a2 का मान आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है, समझदार विद्यार्थी की तरह। तो a1 का मान, तो यहाँ पे देखिए उसी समय से मैं बता रहा हूँ, ये समीकरण 1 हुआ हमारा, ये समीकरण 2, यहाँ पे x के पहले दिया गया है 3, तो यही है a1, a2 तो यहाँ पे दिया गया है 6, यही है आपका a2, b1 तो यहाँ पे y है, तो y के पहले देखिए कुछ नहीं है तो कितना है -1 है, बिल्कुल आप समझदार हो चुके हैं। यहाँ पे b2 तो b2 y के पहले दिया गया है -के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -के। c1 कहाँ से मिलेगा सर, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है -8 तो -8, यहाँ पे जो कांस्टेंट है c2 है हमारा, तो यहाँ पे -6। यहाँ पे देखिए इसको हम कटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पे इसको माइनस से माइनस कैंसिल 1/k, और यहाँ पे हमारा माइनस से माइनस कैंसिल ये भी कट के हो गया 1/2। हमको तीनों कंडीशन बराबर करना है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक बराबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बराबर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए सर 2 होना चाहिए के का मान। तो बिल्कुल आप राइट आंसर आप दे रहे हैं, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म इसका तथा इसका क्या हल होगा, कितने हल होंगे। तो आपको बनाना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि अभी इसको समीकरण को बना रहे हैं, देख रहे हैं कितना आंसर आ रहा है। भाई हमारे पास उसका फार्मूला है, क्या फार्मूला है, a1/a2 हम निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, चेक करेंगे, c1/c2 भी निकालेंगे आवश्यकता होगा तो पहले चेक करते हैं। तो a1 का मान कहाँ मिलेगा, तो ए है हमारा समीकरण 1, ए है समीकरण 2। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें a1 का मान क्या होगा। कहिएगा सर x के पहले रहेगा a1, कुछ नहीं है 1 है, a2 जो x के पहले है समीकरण 2 में यहाँ पे कितना है 3 है, b1 तो b1 जो y के पहले है कितना दिया गया है 2, और b2 जो इसमें y के पहले कितना दिया गया है सर 12 दिया गया है। अब यहाँ पे इसको हम कटा कर देखते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये तो 1/3 क्लियर है, और यहाँ पे आप कटाइएगा तो हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, अर्थात कि यहीं पे हम रुक जाएंगे। अर्थात हमको क्या मिल गया कि a1/a2 जब बराबर नहीं हो b1/b2
b2। तो आप बताइए कैसा हल होता है। लोग पढ़े इसको रिवीजन करके याद कर लीजिए कि जिस कंडीशन जब ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो जाए कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, एक रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और समीकरण युग्म का एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है, तो एकल हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न। फिर आपको कह रहा है इस समीकरण को हल कीजिए। बिल्कुल आसान मेथड है, किसी भी विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रीफर करना चाहिए, जल्दी बन जाएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि से बनाने के लिए कोई ना कोई एक चर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे देखिए 2y है। तो इसमें हमको समीकरण 1 हम इसको मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि सर हम 3 से भी इसमें गुना कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा, 2 से भी गुना कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा। लेकिन अब ये प्रश्न कि किससे हम बनाए, तो देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो जल्दी बनाने के लिए मैथ है, मैथ में जितना ही दिमाग खर्चा कीजिएगा, जब प्रश्न आसानी से बन जाए तो उसे भारी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद है कि समीकरण 1 में हम 3 से भी गुना कर सकते हैं, 2 से भी गुना कर सकते हैं। लेकिन हम किससे गुना करेंगे सर? 2 से। क्यों सर 2 से गुना करेंगे? क्योंकि देखिए अगर हम 3 से गुना करते हैं तो हमको समीकरण घटाना पड़ेगा 1 में से 2, और अगर हम 2 से गुना करते हैं तो जोड़ना पड़ेगा। आप 3 से भी गुना करके बना सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम फिलहाल क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके और जोड़ देते हैं समीकरण 1 और 2 को। तो 1 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x प्लस 2y, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो 6। इस समीकरण को ऐसे ही हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पे इसको हम जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज होगा नहीं, यहाँ पे 3x 2x कितना होगा, तो कहिएगा सर 5x होगा। यहाँ पे 2y कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 6 और 4 10। इस तरह सोचिए कितना आसानी से बन गया। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। x का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, 2 आ गया। अब हमको y चाहिए तो हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 2, लेकिन आसानी से जब सवाल बन जाए तो मैं फिर कहूंगा भारी नहीं करना चाहिए खुद से। तो आसान हमको दिखाई दे रहा है कि समीकरण 1 में हम पुट करेंगे, समीकरण 1 क्या हमारा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमने x का मान पुट कर दिया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, या y इज इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस 2 है तो इधर आके माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो x हमारा आ गया 2, y आ गया 1। x का वैल्यू हम लोग निकाले थे, y का निकाल लिए। अब चलिए आंसर में चलते हैं, कहाँ x 2 और y 1 दिया है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है और समीकरण युग्म संगत होता है। उसके साथ साथ जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब आलेख रेखाएं संपाती होगी और समीकरण युग्म संगत होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तब आलेख रेखाएं क्या होती है, तब होती है समानांतर और उस संगत होता है। तो संगत समीकरण युग्म के रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी या संपाती प्राप्त हो सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझे होंगे। और यहाँ पे पूछता असंगत, तब क्या आंसर होता आपका, तब होता कि समानांतर। तो इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये थ्योरी टाइप का प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होता है, अर्थात कि आपके लीनियर इक्वेशन के चर की घात की संख्या कितना होगा। तो लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसके घात कितना हो, 1 हो सर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घात पूछता तो क्या होता 2, त्रिघात पूछता 3, 4 घात वाले पूछता तो 4। ऐसे ही आपको याद रखना है। 10 टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अगर इसको आप बार बार समझ के रिवीजन करके जाते हो तो परीक्षा में प्रश्न परीक्षा में आएगा चैप्टर 3 से, वो आपसे गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसको क्लास 10 के 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा वीडियो में उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का शानदार रिजल्ट आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।